Like and subscribe my YouTube channel Kamlesh BRC Kudrar. मित्रों नमस्कार। भाषा के इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज हम लोग जिन मुद्दों पर बात करेंगे वह है भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। आज हम लोग भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण के बारे में कुछ जानकारियों को साझा करेंगे। सबसे पहले भाषा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अपने विचारों को, भावनाओं को एक दूसरे के समक्ष प्रकट करता है। तो अपने विचारों और भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करना भाषा कहलाता है। अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करना भाषा कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि मन के विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। भाषा भाष धातु से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है बोलना। भाषा भाष धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। तो जो ध्वनि संकेत हमारे मुख से किसी भाव या विचार को प्रकट करने के लिए निकलते हैं वे भाषा कहलाते हैं। वे ध्वनि संकेत जो हमारे मुंह से किसी विचार या भाव को प्रकट करने के लिए निकलते हैं वे भाषा कहलाते हैं। आगे हम और बात करते हैं कुछ विद्वानों के दी हुई परिभाषाओं पर। तो मुझे जो सबसे अच्छी उसमें परिभाषा लगी उस पर मैं बात करता हूं, और वह है मानव मुंह से निस्सरित भाषा। मानव मुंह से निस्सरित वह ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन किया जा सके। तो निश्चित तौर पर भाषा का विश्लेषण किया जाता है और अध्ययन भी किया जाता है। तो यह है भाषा। भाषा के मुख्यतः दो रूप हैं। एक मौखिक, हम अपने विचारों और भावनाओं को जब मौखिक रूप से बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। और दूसरा इसका रूप जो है वह लिखित। जब हम अपने मनोभावों को, विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले मौखिक भाषा का आविष्कार हुआ, मौखिक भाषा का प्रयोग मनुष्य ने करना सीखा। और जब अपने मौखिक भाषा को अस्थायी करने की का बात, अस्थायी करने का विचार मानव मस्तिष्क में आया, तब वो उसे लिखने के बारे में सोचने लगा। तब लिखित भाषा का जन्म होगा। अब जो मौखिक भाषा को लिखने की व्यवस्था है उसे हम लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग होता है उसे हम लिपि कहते हैं। अलग अलग भाषा की अलग अलग लिपियां हैं। जैसे आप जानते हैं संस्कृत से ही हिंदी का जन्म हुआ। तो संस्कृत और हिंदी भाषा के लिपि का नाम देवनागरी लिपि है। उसी प्रकार अंग्रेजी या अधिकतर यूरोपीय भाषाओं का लिपि जो है वह रोमन लिपि है। पंजाबी भाषा के लिपि का नाम गुरुमुखी है और उर्दू भाषा के लिपि का नाम फारसी है। थोड़ा सा हम लोग भाषा और लिपि में विभेद समझते हैं। जैसे आप समझ लें, राम घर जाता है, ये हिंदी भाषा है और देवनागरी लिपि है। राम घर जाता है, ये भाषा तो हिंदी है। राम घर जाता है भाषा तो हिंदी है, लेकिन इसको जो लिखा गया है वह रोमन लिपि में लिखा गया है। तो ये हिंदी भाषा हो गया, लिपि रोमन हो गया। राम इज गोइंग, यह
आप देखें, भाषा तो अंग्रेजी है, लेकिन यहाँ जो लिखा गया है वह देवनागरी में लिखा गया है। तो अवश्य इसे आपको लिपि और भाषा में समझने में, यानी लिखने की व्यवस्था, ये जो है भले ही आपको राम इज गोइंग लग रहा हो, लिखा भी हुआ है, तो वह भाषा अंग्रेजी है, लेकिन यहाँ जो इसको लिखने की जो व्यवस्था है, जिस लिपि में लिखा गया है वह देवनागरी है। राम घर जाता है, भले ही यह हिंदी भाषा है, लेकिन जो लिखा गया है वह रोमन लिपि में लिखा गया है। तो इस प्रकार आप समझ गए, लिखने की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। हर भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती हैं। अब भाषा के क्षेत्रीय रूप, भाषा का क्षेत्रीय रूप जो है वह बोली कहलाता है। भाषा का क्षेत्रीय रूप जो है वह बोली कहलाता है, और ऐसा माना जाता है कि 10-10 कोस पर बोलियां बदल जाती हैं। लेकिन भाषा का क्षेत्र जो है काफी व्यापक और विस्तृत होता है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है और भाषा का क्षेत्र काफी व्यापक और विस्तृत होता है। कोई लिखित, बोली का कोई लिखित साहित्य नहीं होता है, बोली का कोई लिखित साहित्य न होता है, लेकिन बोली में लोक कथाएं और लोकगीत अवश्य होते हैं। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी इत्यादि हिंदी की बोलियां हैं। तो आप समझ गए, बोली का क्षेत्र सीमित होता है, भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। बोली का कोई लिखित साहित्य नहीं होता है, जबकि भाषा का लिखित साहित्य होता है, अपना व्याकरण होता है। हर 10 कोस पर ऐसा माना जाता है कि बोलियां बदल जाती हैं, लेकिन भाषा नहीं बदलती। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम भाषा के शुद्ध प्रयोग के बारे में, जो शास्त्र बतलाता है। भाषा के शुद्ध प्रयोग के नियमों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र जो है वह व्याकरण कहलाता है। यानी वह शास्त्र जिसके अध्ययन से हमें भाषा शुद्ध बोलना और लिखना आ जाता है, उस शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण वह नियमों का संग्रह है, वह व्यवस्था है जो किसी भी भाषा को हमें शुद्ध बोलना और लिखना सिखाता है। व्याकरण भाषा को एक रूपता, शुद्धता और सुदृढ़ता प्रदान करता है। तो किसी भी भाषा को यदि हमें शुद्ध रूप से जानना है, शुद्ध रूप से समझना है, शुद्ध रूप से बोलना है, तो उसके व्याकरण को हमें अवश्य पढ़ना होगा, अवश्य जानना होगा। यानी भाषा और व्याकरण बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनको अलग करके नहीं देखा जा सकता है। हिंदी व्याकरण में मुख्यतः 3 भाग हैं, 3 अंग हैं। हिंदी व्याकरण के 3 अंग हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। वर्ण विचार पर मैं पहले अपना वीडियो डाल चुका हूं, उसे आप अवश्य देख लेंगे, मेरे YouTube चैनल पर वह उपलब्ध है। शब्द विचार पर भी मैंने अपना वीडियो डाल चुका हूं, उसको भी आप अवश्य देख लेंगे। और हम अपना नेक्स्ट वीडियो जो है वाक्य विचार पर बनाएंगे, उसे आप अवश्य देखेंगे। आइए आज के इस क्लास के हम लोग सारांश पर बात करते हैं। तो हम देखते हैं सारांश स्वरूप याद रखने योग्य कौन कौन सी बातें आज के इस पाठ में हैं। तो पहली बात, अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करना भाषा है। दूसरा, इस आधार पर भाषा के 2 प्रकार हैं, मौखिक और लिखित। तीसरा, भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग होता है उसे लिपि कहते हैं। चौथा, हर भाषा की अपनी अपनी लिपियां होती हैं, यथा संस्कृत और हिंदी भाषा के लिए देवनागरी लिपि है, अंग्रेजी भाषा की रोमन लिपि है, पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि है और उर्दू भाषा की फारसी लिपि है। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। भाषा की अपेक्षा बोली का क्षेत्र सीमित होता है। बोली का कोई लिखित साहित्य न होकर इसमें लोक कथाएं और लोकगीत होते हैं। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी इत्यादि बोली के उदाहरण हैं। भाषा के शुद्ध
प्रयोग के नियमों का ज्ञान करवाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण भाषा को एक रूपता, शुद्धता तथा सुदृढ़ता प्रदान करता है। सातवां, वर्ण, शब्द और वाक्य व्याकरण के अंग हैं। मित्रों, आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल को अवश्य लाइक और सब्सक्राइब करें। Like and subscribe my YouTube channel Kamlesh BRC Kudrar.